हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में, जिसमें आज हम आरआरबी ग्रुप डी 2025 में सामान्य विज्ञान के जो बार बार पूछे बार जाने वाले एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, वे टॉप जो है एमसीक्यू क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हमने टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एनसीईआरटी बेस हैं और जो है ग्रुप डी के लिए जो है रामबाण है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को पूरा देखते रहें। आज हमने जो एमसीक्यू लिए हैं उसका पूरा जो है पोस्टमार्टम किया है। आज की वीडियो में जो एमसीक्यू जितने भी एमसीक्यू लिए हैं सभी एमसीक्यू इस प्रकार के लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं और जो पुराने एग्जामों में भी आ गए हैं। तो प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू भी हैं और नए एमसीक्यू भी हैं, किस प्रकार से आपके नए 2025 में आ सकते हैं, तो वो सब आज की वीडियो में इसमें कवर किया गया है। तो आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। आइए स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। आइए पहला क्वेश्चन, धुआंधार क्वेश्चन। पहला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। बात हो रही है यहाँ पे अपवर्तनांक की। यदि अपवर्तनांक की बात हम करें तो आप जानते हैं कि अपवर्तनांक है किसमें सबसे ज्यादा होता है। तो हम कहें कि जिसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होगा उसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा। अब बात मैंने क्या कह दी, हमने ये कह दिया आपसे कि जिसका तरंगदैर्घ्य क्या हो गया, तरंगदैर्घ्य, तो जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा, तरंगदैर्घ्य सबसे कैसा होगा, कम। यदि तरंगदैर्घ्य कम है तो उसका अपवर्तनांक ज्यादा है। अब कहें आप किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, तो हम कहेंगे यहाँ पे बैगनी रंग का। किसका, बैगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे कम है। और अगर बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है तो आंसर आप जान गए होंगे कि तरंगदैर्घ्य, यदि बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है तो अपवर्तनांक उसका सबसे ज्यादा होगा। हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक है, तो आंसर आपका होगा बैगनी। सी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा। अब यदि पूछा जाए सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका है, तो हम कहेंगे लाल रंग। तो सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य बात हो रही है तरंगदैर्घ्य की। आपको क्वेश्चन वहां पे डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपसे पूछ ले जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा है कौन सा है, तो आप कहा क्या बताएंगे। तो इसलिए हमने आपको ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए हैं कि जिससे आपके एक क्वेश्चन तो जो आपका राइट हो, उसके साथ हमें 4-5 क्वेश्चन और राइट हो। मतलब वन लाइनर रखने की जरूरत अब यहाँ पे नहीं है। हमें जो है समझना है चीज को, टॉपिक वाइज पढ़ना है। जो वहां पे एग्जामिनर पूछ रहा है वो आपसे घुमा फिरा कर चीजें पूछ रहा है। तो आप लोग वन लाइनर के सहारे बिल्कुल ना जाएं। आप लोग जुड़े रहे हमारे साथ, हम इसी प्रकार के आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आते रहते हैं। और आपके ग्रुप डी के लिए साइंस की जो यहाँ पे हम हैं बिल्कुल रामबाण क्वेश्चन चलाते हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारे साथ बिल्कुल जुड़े रहें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम कह रहे हैं कि तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा किसका है, तो तरंगदैर्घ्य ज्यादा है लाल रंग का। और जिसका सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य उसका अपवर्तनांक उतना ही कम। तो सबसे कम अपवर्तनांक वाला कौन है, तो लाल रंग है। और सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य वाला भी लाल है। तो आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा, सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब आगे चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन हम देखें कि निम्न में किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य ज्यादा होती है। आपसे पूछा गया है कि विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य, तो किसकी तरंगदैर्घ्य ज्यादा है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है। आपके ऑप्शन है पराबैंगनी की, औरक्त की, एक्स किरण की या गामा किरण की। तो आपसे यहाँ पे ऑप्शन पूछा गया है। आइए इसके बारे में कुछ चर्चा कर लें। तो हम आपसे कहें पहले पराबैंगनी की। तो पराबैंगनी का अगर तरंगदैर्घ्य देखें तो तरंगदैर्घ्य परास जो है पराबैंगनी किरण की होती है 4 × 10⁻⁻7 माइनस 10⁻�9। ये किसकी है, परास। ये है जो परास है, ये है पराबैंगनी की। अब दूसरी हम देखें औरक्त की। तो औरक्त की परास यदि हम देखें तो वो है 7 × 10⁻⁻7 माइनस 10⁻⁻3। ये किसकी है, औरक्त की। एक्स किरण की यदि देखा जाए तो एक्स किरण की आपकी है 6 × 10⁻⁻12 गुणा 10⁻⁻9। अब आप इनमें से बताएं कौन सा आपका सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य वाला होगा। तो यहाँ पे आपसे कह रहा है 4 × 10⁻⁻7, यहाँ पे 10⁻⁻7, यहाँ पे 10⁻⁻12
और आगे आपसे घटाया जा रहा है 10 पे घात -9, 10 पे घात -9, मतलब ज्यादा घटाया जो जाएगा वो तो नीचे आ जाएगा। यहाँ पे केवल आपको माइनस करना पड़ रहा है 10 पे घात -3, इसलिए आपका जो है सबसे ज्यादा वाला कौन हो जाएगा, आपका आंसर होगा अवरक्त। तो अवरक्त की जो है विद्युत चुंबकीय तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है। बी आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। आप बिल्कुल रट लें, यहाँ पे रट लें, क्वेश्चन रट लें कि सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी होगी, अवरक्त की। आंसर बी जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा हमारा क्वेश्चन है प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की। आपको बताना है कि प्रकाश की चाल किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताई कि प्रकाश की चाल क्या है। तो आइए देखते हैं। अगर हम देखें प्रकाश की चाल के बारे में तो सबसे पहले जो प्रकाश की चाल है वो पहले किसने बताई थी, तो वो सबसे पहले बताने वाले वैज्ञानिक कौन है आपको बताना है। तो उसका नाम है रोमन। कौन सा नाम है, रोमर जो है, रोमर ने सबसे पहले क्या बताया था, प्रकाश की चाल के बारे में बताया था। ये डेनिस खगोल शास्त्री हैं, कब हैं, डेनिस खगोल शास्त्री हैं, उन्होंने 1676 ईस्वी में बताया था कि प्रकाश की चाल क्या है। अब यदि हम बात करें कि प्रकाश की चाल होती कितनी है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड जो है ये प्रकाश की चाल है। आइए अगला चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा हमारा क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। अब बात हो रही है यहाँ पे सरल सूक्ष्मदर्शी की। अब सरल सूक्ष्मदर्शी में अगर बात करें कौन सा लेंस उपयुक्त होता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में जो लेंस उपयुक्त होता है वो कौन सा लेंस उपयुक्त होता है, कौन सा लेंस होता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में जो लेंस उपयुक्त होता है वो है आपका उत्तल लेंस। कौन सा, उत्तल लेंस जो है वो सरल सूक्ष्मदर्शी में लगता है। क्या, उत्तल लेंस सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त होता है। अब कहें कि सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है आपसे पूछा गया है कि वस्तु को रखा जाता है, कहां पर वस्तु को रखा जाता है, तो वस्तु को जो है रखा जाता है वो है लेंस और प्रकाश के बीच। यदि कहा जाए कि कहां पर रखा जाएगा तो वो है वस्तु को, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को उत्तल लेंस की फोकस दूरी के भीतर रखा जाता है। ऐसा आप कह सकते हैं, कहां रखा जाता है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी के भीतर जो है रखा जाता है। और यदि कही जाए तो लेंस और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाता है, या लेंस और प्रकाश के बीच में रखा जाता है, ये भी आप कह सकते हैं। तो लेंस या वक्रता केंद्र, लेंस या फोकस बिंदु के बीच में रखा जाता है। हम कहें लेंस या एफ, लेंस या एफ के बीच में रखा जाता है। तो ये यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला हमारा 5वां क्वेश्चन है, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है, मतलब प्रकाश वायु, वायु माने सघन विरल माध्यम, वायु माने विरल माध्यम, कौन सा माध्यम, विरल, और कांच माने सघन माध्यम, सघन। तो जब सघन विरल माध्यम से प्रकाश सघन माध्यम में जाता है तो क्या होता है, तो देखिए जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो उसकी गति कैसी हो जाएगी, गति उसकी कम हो जाएगी। गति कैसी हो जाएगी, गति जो है उसकी कम हो जाएगी। एक तो पॉइंट ये है कि प्रकाश की गति कम हो जाएगी। दूसरा पॉइंट आपका हो जाएगा कि तरंग दैर्ध्य घट जाएगी। तरंग दैर्ध्य कैसी हो जाएगी, तरंग दैर्ध्य जो है घट जाएगी। और आवृत्ति कैसी रहेगी, आवृत्ति जो है अपरिवर्तित रहती है, और वह जो है अविलंब की ओर झुक जाएगी। अब यहाँ पे हम आपको बताएं कि यदि हम दो माध्यम लें, एक यहाँ पे हमारा माध्यम हो गया वायु, कौन सा माध्यम हो गया, वायु, और दूसरा यहाँ नीचे हमने माध्यम मान लिया, एक आगे हमने माध्यम मान लिया यहाँ पे कांच, और ये माध्यम आपका वायु है। तो ये वायु का हो गया, नीचे आपका कांच का हो गया। अब वायु से जो किरण एक आ रही है, ये आ रही है किरण, तो जब किरण ऐसी आएगी तो किरण क्या होगी कि आपको ऐसी सीधी आती प्रतीत होगी। तो पहले यह वायु माध्यम में है, उसके बाद जैसे ही कांच के माध्यम में आएगी तो हमने कहा अविलंब की ओर झुक जाएगी, तो थोड़ी सी इस प्रकार से नीचे जाएगी। जाना चाहिए था उसका ऐसा ऐसा ऐसा, लेकिन आ कैसी गई, ऐसी यहाँ से आ गई। मतलब अभिलंब जो बीच में है, जो यहाँ पे अभिलंब होगा बीच में, तो अभिलंब की साइड आ गई। मतलब हम कह दें कि अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन, तो इसका आंसर जो हमारा है, तो 5 का आंसर हमारा है तरंग दैर्ध्य क्या होगी, घट जाएगी। तो जब
प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो तरंग दैर्घ्य कैसी होती है, तरंग दैर्घ्य उसकी घट जाती है और गति भी कम हो जाती है। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन यहाँ पे है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब प्रकाश जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, जब प्रकाश कैसे माध्यम में जाता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जब प्रकाश सघन माध्यम से कहां पे, सघन माध्यम से कहा जाता है, विरल में। तो प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। तो अब हमें सघन माध्यम ढूंढना है पहले, फिर विरल। तो पहले आप ऑप्शन देखें, हीरा और कांच। तो हीरा आप जानते हैं बहुत ही सघन माध्यम है और कांच उसकी अपेक्षा विरल है। ये दूसरा ऑप्शन जल और कांच। तो जल कैसा है, विरल माध्यम है, और कांच कैसा है, सघन है। वायु विरल है, ये सघन है। वायु विरल है, कांच सघन है। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ये जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि हीरा से कांच में जाएगी तो क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। आपका यहाँ पे ऑप्शन ये सही होगा। आइए अगला सातवां क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो प्रकाश तंतु के बारे में यदि हम कहें तो प्रकाश तंतु को हम ऑप्टिकल फाइबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर इसको कहते हैं। यह जो है ऊर्जा की हानि के बिना सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह जो है पहुंचाता है। ऊर्जा की हानि नहीं करता है और सिग्नल को एक जगह से लेके दूसरी जगह पहुंचाता है। जैसे हम कहें मोबाइल फोन, तो मोबाइल फोन में क्या है, सिग्नल का काम है। तो बस यही है प्रकाश तंतु का काम यहाँ पे। तो इसका इस्तेमाल किसमें होगा, संचार क्षेत्र में ज्यादा इस्तेमाल होता है। किसका, ऑप्टिकल फाइबर का। तो यह क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। ये जो है इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है, आठवां है कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो प्रकाश से विद्युत, आप जानते हैं प्रकाश से विद्युत में कौन बदलता है, तो सोलर पैनल जो होते हैं वो प्रकाश को विद्युत में बदलते हैं, माने सौर सेल। क्या है, सौर सेल जो हैं प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। या इनका दूसरा नाम आप देखो तो फोटो सेल। क्या है, फोटो सेल इनका दूसरा नाम हो जाएगा। तो यहाँ राइट आंसर आपका फोटो सेल भी हो सकता है। अब डायनेमो, डायनेमो क्या करता है, डायनेमो आपका जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक माने यांत्रिकी से हम उसको चलाते हैं, वो लाइट बनाता है तो विद्युत ऊर्जा में। हम क्या, विद्युत मोटर, मोटर में हम लाइट भेजते हैं, मतलब विद्युत ऊर्जा से क्या बनाता है, लाइट से वो घूमती है, पानी निकालती है, माने यांत्रिक ऊर्जा बनाती है। विद्युत सेल, सेल में क्या भरा रहता है, रासायनिक चीज, तो रासायनिक ऊर्जा को काय में, लाइट निकालता है तो विद्युत ऊर्जा में। तो आपका यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका आंसर सी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है नौवां। नौवां आपका क्वेश्चन होगा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, हम आपको बता चुके हैं यांत्रिक से विद्युत में जो है डायनामो आपका पहुंचाता है। तो ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारा 10वां क्वेश्चन है इस सीरीज का कि सूर्य के केंद्र का ताप कितना है। तो याद रखना है सूर्य के केंद्र का ताप जो है उसको हम कोर कहते हैं। सूर्य के केंद्र को क्या कहते हैं, कोर। तो कोर का कहे या केंद्र का कहे, बात एक ही है। ताप है 15.7 गुणे 10 पे घाते 6 की, कितना है, 15.7 गुणे 10 पे घाते 6 की। यदि हम कहें कितना है, तो यदि हम डिग्री सेल्सियस में देखें तो 1.50 करोड़ डिग्री सेल्सियस, कितना, 1.50 करोड़ डिग्री सेल्सियस इसको कहेंगे। या फ़ारेनहाइट में यदि हम देखें तो 27 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है ताप होता है। यदि सतह की ताप की बात आपसे की जाए, सतह, सतह मतलब फोटोस्फीयर, तो सतह को हम फोटोस्फीयर कहते हैं। तो सूर्य की सतह की यदि ताप की बात की जाए तो 5500 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में तो 10,000 फ़ारेनहाइट में
कहते हैं। तो हम कहें तो सतह का तापमान बहुत कम होता है, लेकिन कोर मतलब केंद्र का तापमान बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि इसका तापमान आप देख रहे हैं। तो आज हमने जो है विज्ञान के टॉप 10 क्वेश्चन यहाँ पे हल कर लिए हैं। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए इतने ही क्वेश्चन लेकर आए थे। आगे आपसे इसी प्रकार से महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके बारे में फुल डिटेल से आपकी चर्चा फिर से अगले वीडियो में होगी। तो आप वीडियो को ध्यान से देखते रहें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।